पिछले कुछ हफ्तों की क्रिप्टो न्यूज इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रखी है कि ये वीकली न्यूज अपडेट किसी वेब सीरीज का पार्ट लग रहे हैं। हर हफ्ते एक नया एपिसोड और हर हफ्ते एक नया ट्विस्ट। आप खुद ही देख लो, पहले ट्रंप और इलॉन मस्क का लफड़ा, फिर ईरान इजराइल का वॉर, और पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने माइकल सेलर को अपॉइंट कर लिया, और इस हफ्ते बताऊंगा। पहले इस वीक के टॉप गेनर्स पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेंगू यानी पजी पेंगुइन्स की, जिसने इस हफ्ते 62.42% का ग्रोथ दिखा के इस हफ्ते का टॉप स्पॉट क्लेम किया है। ये कॉइन जो एक कम्युनिटी ड्रिवन मीम कॉइन की तरह शुरू हुआ था, अब एक अलग ही तरह का डिजिटल एसेट बन चुका है। पेंगू के पीछे का कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है जो गेमिंग और NFT मार्केट प्लेसेस को सपोर्ट करता है। इस हफ्ते पेंगू की ग्रोथ का कारण रहा बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ उसकी पार्टनरशिप, जिसके अनाउंसमेंट ने इन्वेस्टर्स का एक्साइटमेंट बढ़ा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खास करके एक्स पर इस कॉइन के बारे में हुई पोस्ट ने भी इसकी हाइप को बूस्ट किया। इसके अलावा पेंगू की लो मार्केट कैप और हाई लिक्विडिटी ने भी इसकी वॉलेटिलिटी को इंक्रीज किया, जिसने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्शन बढ़ा दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ मीम कॉइन्स का ग्रोथ अक्सर वायरल ट्रेंड्स पे डिपेंड करता है, वहीं पेंगू के यूटिलिटी फोकस्ड डेवलपमेंट्स इसे एक सस्टेनेबल ऑप्शन बना रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है सीजे का बेस्ट फ्रेंड, आई मीन सीजे's डॉग, ऑल्सो नोन एज ब्रोकली, जिसने इन्वेस्टर्स को अपने 60.25% के ग्रोथ से हैरान कर दिया। ब्रोकली का फोकस है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सॉल्यूशंस पर, जिसमें यील्ड फार्मिंग और स्टेकिंग के नए मॉडल्स शामिल हैं। इस हफ्ते ब्रोकली की ग्रोथ का बड़ा कैटलिस्ट रहा एक मेजर प्रोटोकॉल अपग्रेड, जिससे ट्रांजैक्शन फीस कम हुई और स्केलेबिलिटी बढ़ी। ये अपग्रेड ना सिर्फ टेक्निकली अपीलिंग था, इसने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक अपडेट के मुताबिक ब्रोकली के एक्टिव एड्रेसेस में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया, जो इसके ग्रोइंग अडॉप्शन को दिखाता है। इसके अलावा क्रिप्टो मार्केट के ब्रॉडर बुलिश सेंटिमेंट ने ब्रोकली जैसे ऑल्ट कॉइन के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाया। पर हाँ, आपको ये समझना जरूरी है कि डीफाई प्रोजेक्ट्स अक्सर हाई रिटर्न्स देते हैं, पर इनमें वॉलेटिलिटी और रेगुलेटरी रिस्क भी शामिल हैं। आखिर में आता है एक हाईफाई कंटेंडर, हाईफाई फाइनेंस, जो 58.6% ग्रोथ के साथ इस हफ्ते का थर्ड टॉप परफॉर्मर है। ये एक लेंडिंग प्रोटोकॉल है जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की स्पेस में काम करता है, और इसका मेन गोल है यूजर्स को लो कॉस्ट पे लेंडिंग और बोरोइंग ऑप्शंस देना। इस हफ्ते इसकी ग्रोथ का एक बड़ा रीजन रहा इसके डीफाई प्लेटफॉर्म्स में कुछ नए इंटीग्रेशंस, जिससे इसके यूजर बेस में एक काफी बड़ा स्पाइक देखा गया। इसके अलावा हाईफाई फाइनेंस ने अपने गवर्नेंस मॉडल में कुछ नए चेंजेस अनाउंस किए, जिससे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। ये चेंजेस आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस अक्सर एक कॉइन के लॉन्ग टर्म सक्सेस का इंडिकेटर होता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हाईफाई फाइनेंस का रिसेंट परफॉर्मेंस इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और ग्रोइंग यूज केस को रिफ्लेक्ट करता है, और आगे भी ये ग्रोथ कंटिन्यू होगी। तो ये हो गई टॉप गेनर्स की बात। अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आप सबको ये सुन के थोड़ी हैरानी तो होगी कि इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन प्रदीप भंडारी ने ये सजेस्ट किया है कि इंडिया को भी एक बिटकॉइन रिजर्व के बारे में सोचना चाहिए। ये कॉल तब आया है जब दुनिया भर में डिजिटल एसेट्स का क्रेज बढ़ रहा है, खासकर जब यूएस ने अपने 200,000 BTC के सीज्ड अमाउंट को बिटकॉइन रिजर्व में कन्वर्ट कर लिया, और भूटान अपनी रिन्यूएबल एनर्जी से बिटकॉइन माइनिंग कर रहा है। भंडारी जी का कहना है कि इंडिया जो रिन्यूएबल एनर्जी की स्पेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक ऐसा स्टेप ले सकता है जो ग्लोबल फाइनेंशियल लीडरशिप को रीडिफाइन कर सकता है। बट इंडियन गवर्नमेंट जो अभी भी क्रिप्टो को लेकर स्केप्टिकल है, उसको कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। लेकिन फिर भी इस खबर से मार्केट में ऑप्टिमिज्म आया है, क्योंकि इंडिया जैसा एक बड़ा प्लेयर अगर बिटकॉइन रिजर्व की तरफ बढ़ता है, तो इससे बिटकॉइन की लेजिटिबिलिटी और डिमांड दोनों में ग्रोथ आएगी। इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स अब एक रेगुलेटरी क्लैरिटी की उम्मीद में हैं, जो मार्केट में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ला सकता है। अब जब बात बड़े देश के बड़े फैसलों की हो रही है, तो चलिए एक और सुपर पावर की तरफ मुड़ते हैं, जहां से एक और बड़ी खबर आई है, और वो देश है अमेरिका। यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने एक नया स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि बैंक्स क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज जैसे कि ट्रेडिंग या कस्टडी में शामिल हो सकते हैं, जब तक वो क्लियर रेगुलेशंस फॉलो करें। ये एक बड़ा मूव है, क्योंकि इससे पहले बैंक्स को क्रिप्टो रिलेटेड फर्म्स के साथ काम करने में रेपुटेशनल रिस्क का डर दिखाया जाता था।
था। अब यूएस फेडरल रिजर्व ने इस वेग रूल को हटा दिया है और बैंक्स को क्रिप्टो रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करने की ग्रीन लाइट दे दी है। इससे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के दिल में उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि बैंक्स के क्रिप्टो रिलेटेड सर्विसेज से शामिल होने में मेन स्ट्रीम अडॉप्शन बढ़ेगा, जो कि बिटकॉइन और इथेरियम जैसे स्टेबल कॉइन्स के प्राइस को बूस्ट करेगा। चलिए, गुड न्यूज तो हो गई। अब बात करते हैं एक ऐसी न्यूज की जो कुछ लोगों के लिए नॉट सो गुड है। न्यूयॉर्क की जज अनीसा टोरेस ने SEC और रिपल के जॉइंट रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें वो रिपल के $125 मिलियन की पेनल्टी को $50 मिलियन तक कम करना चाहते थे। ये पेनल्टी 2020 के एक लॉसूट का हिस्सा है, जहां SEC ने रिपल पर XRP के इंस्टीट्यूशनल सेल्स के थ्रू अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज ऑफर करने का एलिगेशन लगाया था। जज टोरेस का कहना है कि ये केस पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा है, इसलिए ना तो पेनल्टी कम होगी, ना ही परमानेंट इंजंक्शन हटेगा। इस खबर का डायरेक्ट असर XRP के प्राइस पर दिखा। बस यही नहीं, ये रिपल के इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बड़ा सेटबैक है, लेकिन ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट के लिए ये एक रिमाइंडर है कि रेगुलेटरी सिक्योरिटी अभी भी काफी टाइट है। और साथ ही SEC के नए क्रिप्टो फ्रेंडली अप्रोच के साथ ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आगे चलकर ऐसे केसेस में पेनल्टीज थोड़ा सा लीनियंट हो जाएं। सो गाइस, ये था इस हफ्ते का क्रिप्टो न्यूज राउंड अप। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। दिस वाज आकाश उपाध्याय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपडेटेड रहो। सन क्रिप्टो शुरू करो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.